नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और ये एक चैनलिंग सेशन है ट्विन फ्लेम, स्टार सीड्स और लाइट वर्कर कम्युनिटी के लिए। और ये एक तरीके का मैसेज भी है उन लोगों के लिए जिनको इस वक्त किसी किसी प्रकार का, जैसा मुझे बताया जा रहा है कि कोई डाउट चल रहा है या फिर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी में वो घिरे हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। जब भी हम इस तरह के इमोशन में चले जाते हैं जिसमें कि हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, तो ये एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट प्लेस हो जाता है किसी किसी के लिए। और ये जो मैं चैनलिंग बना रही हूँ, मैं स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ और मैं होप करती हूँ कि जो मेरी इंटेंशन है उन लोगों को रीच आउट करने की जिनको इसकी ज़रूरत है वो पूरी होए और उनको इससे आराम मिले। क्योंकि ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी बहुत ही मुश्किल जर्नी है, ये आसान नहीं है इसको करना। और जो इसको करते हैं उनमें बहुत हिम्मत होती है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है और जो ये इनर वर्क है इसको कंटिन्यू करना पड़ता है। और इसको इस तरह से कंटिन्यू करना पड़ता है कि आपकी जो इनर इंट्यूशन है वही सही है। बहुत से ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो मैंने भी अपनी आंखों से देखा और एक्सपीरियंस भी किया है कि वो मटीरियलिस्टिक ज़्यादा नहीं होते हैं, मनी माइंडेड नहीं होते हैं और संसारिक भी नहीं होते हैं। उनके अंदर माफ़ करने का गुण स्ट्रॉन्ग होता है और एट द सेम टाइम उनमें कभी कभी हद से ज़्यादा संवेदना होती है, हद से ज़्यादा वो इमोशनल होते हैं या हद से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या फिर हो जाते हैं। जैसे ज़िंदगी चलती रहती है उनकी, तो एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, तो वो जो इमोशनल कोशेंट है वो कई बार उनका बढ़ जाता है। और मैंने एक चीज़ और देखी है इस जर्नी में कि अलग अलग तरह की एंटिटीज़ की भी बातें होती हैं। नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जी, डिमोनिक एंटिटीज़ होती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि परिवार में ही, जनरेशन में ही कुछ कर्सेस चले आ रहे हैं कि घर में किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने अपनी आप को डिप्रेशन में आके हार्म किया है, ऐसा कुछ है। या फिर परिवार में माता पिता के कलह कलेश बहुत देखे हैं, या फिर किसी तरह का ऐसा डिफरेंस बच्चों ने देखा होता है बचपन में जो कि वैसे तो अच्छा भी हो सकता है लेकिन उनके परिवार में उसको अच्छे से नहीं देखा गया। जैसे कि पेरेंट्स के बीच में एज गैप होता है, माता पिता की उम्र में कुछ फ़र्क होता है, या फिर सेकंड मैरिज वाला सीन होता है कुछ, या फिर स्टेप मदर का सीन आ जाता है या स्टेप फादर का सीन आ जाता है, या फिर बड़ी फैमिली होती है बहुत, या फिर छोटी फैमिली होती है। मतलब होने को तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन कहीं कहीं पे वही बात अच्छी नज़र से देखी जाती है और कहीं कहीं पे वही बात जो किसी और के घर में एक अच्छी चीज़ होती है उसको कहीं और पे बुरी नज़र से देखा जाता है। मुझे एक बारी एक फैमिली के साथ मैं गई थी कहीं पे डिनर करने, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया था। तो जो हस्बैंड थे वहाँ पे, जो उनके पति थे लेडी के, उनकी उम्र उनसे ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। 20 साल का, 25 साल का, 20 साल का तो फ़र्क मुझे वैसे ही दिख रहा था। और शादी भी उन्होंने जैसे बाद में की थी, लेट की थी। जो व्यक्ति थे, जो मेल थे, और उनकी लव मैरिज थी, लेकिन उनके जो घर का माहौल था वो बहुत ही खूबसूरत था। उनके घर में एंट्री करते कि एक पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग हो रही थी। हर जगह पे बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो फ्रेम्स थे, हर जगह पे सजावट बहुत अच्छी की हुई थी और साफ दिख रहा था कि जो उनके हस्बैंड हैं उनकी उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं और ऑब्वियसली एज गैप तो दिख ही रहा था, लेकिन उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अमेजिंग बॉन्ड था। और वो इतने डिफरेंट थे एक दूसरे से, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा हारमोनियस थे। हारमनी का माहौल था पूरे घर में। और मैंने उनके बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया, उनके बच्चों का कमरा देखा, तो मुझे हर जगह पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा दिखी, कोई क्लटर नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी, कलर कॉम्बिनेशंस उस घर में बहुत अच्छे थे। तो मुझे, ये बहुत पुरानी बात है जो मैं आज आपको बता रही हूँ वैसे, तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि इसको क्रिएट किसने किया है, मतलब एनर्जेटिकली इसको मैनिफेस्ट किसने किया। जैसे कि मैनिफेस्टेशन की लोग बातें करते हैं, इन्होंने जो इनके हस्बैंड है या फिर इन्होंने जो इनकी वाइफ है, ये बताना भी मुश्किल था।
जब मैंने उन दोनों से बात की कि आपकी मैरिज कैसे हुई और आप कैसे एक दूसरे के साथ आए, तो उन्होंने एक बड़ी ही ऑर्डिनरी सी स्टोरी बताई कि हम ऐसे मिले और हमारे को अच्छा लगा एक दूसरे से बात करके, और फिर हमने डिसीजन लिया, अब हमारी बच्ची भी है, एंड दिस एंड दैट। अब इसके अलावा मैं कुछ ऐसे हाउस होल्ड्स को भी जानती हूँ जहाँ पे यही चीज़ बहुत नेगेटिव रूप में दर्शाई जाती है बच्चों के सामने, कि मतलब एज गैप को बार बार यूज़ करते माता पिता, लड़ाई करते वक्त, झगड़े करते वक्त बार बार कहते हैं कि मेरा पति तो मुझसे इतना बड़ा है, या पति कहता है कि मेरी पत्नी तो मुझसे बड़ी है या छोटी है, जो भी उनका गैप का इशू होता है। फिर बार बार कोसते हैं एक दूसरे को कि किसी और से की होती तो बेटर होता, या मान लो अगर ऐसा नहीं कहते कि किसी और से की होती तो बेटर होता, लेकिन ये ज़रूर ब्रैग करते कि भाई हमें तो इतने प्रपोजल्स आए थे, हमें तो इतने रिश्ते आए थे, लेकिन हुई तो हमारी तुमसे, कि मुझे तो इतने लोगों ने ऑफ़र किया था, या इतनी लंबी लाइन लगी थी मेरे लिए, लेकिन हुई तो तुमसे। तो वो एक बहुत ही नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया जाता है, नॉट पॉजिटिव वे में। इसे पॉजिटिवली भी बोला जा सकता है, पॉजिटिवली भी देखा जा सकता है कि भाई मुझे तो इतने सारे रिश्ते मिले थे, ऑफर मिले थे, लेकिन जो भाग्य में लिखा था इन अ गुड वे, वो तुम्हारे साथ मेरा संयोग लिखा था, होना जुड़ना। तो लैंग्वेज का, बातों का, ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इनका बच्चों पे असर होता है। अब जिस घर में हर चीज़ में पॉजिटिविटी होती है, ग्रैटिट्यूड होता है, एक्सेप्टेंस होता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई सिंगल पेरेंट की सिचुएशन भी हो सकती है किसी के घर में, कि या तो सिंगल फादर है या तो सिंगल मदर है, बच्चे को रेज कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दिन रात वहाँ पे रोते रहते हैं कि हाय हमारे साथ तो ऐसा हो गया, या तुम्हारे फादर ने या तुम्हारी मदर ने मुझे छोड़ दिया, मुझे किसी लायक नहीं रखा, और देखो, या फिर जैसे होता है पेरेंट्स का भी वही एटीट्यूड है, ग्रैंड पेरेंट्स का वही एटीट्यूड है, तो वो जो बच्चा बेचारा है उसको बड़ा ही शॉक लगता है, उसको ट्रॉमा लगता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कोई बहुत हेल्पलेस बिहेव करता है हर वक्त बच्चे के आगे, बहुत पावरलेस बिहेव करते हैं, कुछ माता पिता बच्चों के आगे बिल्कुल सोचते नहीं है कि मेरी इन हरकतों का या मेरे इस रोने धोने का, 24 घंटे बच्चे के आगे रोने धोने का, माथा पीटने का बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, मैं भी जो ये काम कर रही हूँ, ये मैं आने वाली जनरेशन के लिए कर रही हूँ। इनफैक्ट अभी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी एक जनरेशन का हिस्सा हैं। तो जो भी मेरे पास आते हैं थेरेपी करने या कोर्सेज करने आते हैं, सिंगल थेरेपीज करने आते हैं, एक सेशन लेने आते हैं, एनर्जी रीडिंग, ये सब करने लोग आते हैं, तो मैं उनमें ये चीज़ देखती हूँ कि वो दुखी इसलिए भी हैं क्योंकि उनके साथ जो बीती है वो कंफ्यूज्ड हैं कि ये सही है या गलत है। और कर्म तो है ही, आपका जैसा कर्मा होता है उसके हिसाब से भी आपको फल मिलता है। तो अभी तक तो मैंने बताया कि हाँ, बच्चे को ऐसा परिवेश मिला जिसकी वजह से बच्चा ऐसा हुआ, लेकिन वो बच्चे आप भी हो, क्योंकि आज तो आप एडल्ट हो चुके हो, तो अभी मैं आपको एज अ बच्चा संबोधित नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी आप बच्चे थे और आपके साथ कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं का आपने एक मेमोरी बैंक बना लिया, और उन मेमोरी बैंक्स के हिसाब से आगे की मेमोरीज और आगे की ज़िंदगी, आगे का जीवन जो है वो आपका चल रहा है। और जब भी आप कहीं पे फंसते हो, जब भी कहीं पे अटक जाते हो, तो वो जो मेमोरीज जिन्होंने आपको ट्रॉमेटाइज किया होता है, जो आपके मेमोरी बैंक में है, वही आपको बार बार याद आती हैं। और कुछ लोगों को मेमोरी याद नहीं आती विजुअली, लेकिन वो जो फीलिंग होती है वो उसके साथ अटके हुए होते हैं, और उसी फीलिंग को बार बार रीलिव करते हैं, उसी फीलिंग को बार बार एक्सपीरियंस करते रहते हैं। कई दफ़े क्या होता है कि चाहे जैसे मैंने बताया इस तरीके का माहौल है, अब हो सकता है कि ऐसे परिवेश में सामने वाले व्यक्ति को ब्लेम नहीं किया जा रहा, किसी और को ब्लेम नहीं किया जा रहा, लेकिन बार बार किस्मत को कोसा जा रहा है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, या मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होता है, एक बहुत ही शिफ्टिंग द ब्लेम वाला एटीट्यूड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप किसी इंसान पे ब्लेम अपना शिफ्ट नहीं करते हो, आप भगवान पे करते रहते हो और भगवान को बहुत ज़्यादा कोसते रहते हो, तो भगवान से सवाल करते हो। ये भी हमने कहीं ना कहीं बचपन में पिक किया होता है दूसरों को देख के, क्योंकि बच्चे वही करते हैं अक्सर जो उनको दिखाया जाता है, उनको सिखाया जाता है। इसीलिए अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, अब ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कर्मा, जिस पे मैं अब बात करती हूँ डिटेल में। तो जब इंसान का कर्मा
ऐसा होता है तभी उसको इस तरीके का परिवेश मिलता है। तो यहाँ पे हम ब्लेम गेम को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो भी इस चैनलिंग को या इस डाउनलोड को सुन रहा है वो उस मोड में चला जाए कि मेरे साथ तो सबने गलत किया, सबने बुरा किया और मुझे तो किसी इनर वर्क करने की या खुद को सुधारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी सुधरे तो बाहर वाले सुधरे, जो भी प्रॉब्लम है तो बाहर वालों में प्रॉब्लम है। इनर वर्क का तो मतलब ही यही है कि हमको बाहर नहीं जाना, हमको अंदर ही जाना है, हमको उस प्रॉब्लम की जड़ को अपने अंदर ढूंढना है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आपका इमोशनल अपहीवल हो सकता है, आपको जो चीज़ ट्रिगर करती है वो हो सकता है। जब तक वो आपको ट्रिगर ही नहीं करी तब तक आप उस पर वर्क क्यों करोगे? तो वो आपका ट्रिगर पॉइंट जो भी है वो आपको अपने अंदर ढूंढना है। अगर आप उसको बाहर के लोगों में ढूंढोगे तो फिर वो इनर वर्क नहीं होता, वो आउटर वर्क हो जाता है। फिर आप क्या करोगे, आप एक्सटर्नल चीज़ों को ज़्यादा चेंज करोगे और इंटरनल चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दोगे। बट असली जो चेंज आता है लोगों की लाइफ में वो इंटरनल जाके ही आता है। तो ट्विन फ्लेम्स को, स्टार सीड्स को, लाइट वर्कर्स को, वो सारे लोग जो इस वक्त इनर वर्क कर रहे हैं, जो इस कंटेंट से अट्रैक्ट होते हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये मानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी उनके साथ घट रहा है, चाहे वो कर्मों की वजह से घट रहा हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग की वजह से घट रहा हो, चाहे वो उनको लाइफ का कोई लेसन मिल रहा हो, चाहे वो उनकी किस्मत हो, उनकी डेस्टिनी हो, जो भी उनके साथ इस वक्त घट रहा है वही उनके लिए बेस्ट है। जी हाँ, वही उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ हो रही है। और हमारे साथ क्या होता है, जब हमारे साथ कुछ भी बहुत अच्छा हो रहा होता है तो हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं और हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हम अपने दुख को डबल कर लेते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो मेरे साथ हो रहा है इसमें अच्छा क्या है, और उस अच्छे का पता उस वक्त नहीं चलता। इनफैक्ट इवन जो पॉजिटिव हैं उनको भी नहीं चलता। जब आप पॉजिटिव होते हो ना तो आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वही इंसान होते हैं जो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव होते हैं और सरेंडर कर देते हैं। तो सरेंडर को हिंदी में कहते हैं शरणागति। तो शरणागति जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है असेंशन जर्नी की। आप खुद को कुछ भी समझ सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि लोग एक दूसरे को स्टार सीड क्यों कहते हैं। स्टार सीड वो होते हैं जो कि बंधनों में आसानी से नहीं बंधते, वो चाहे शादी का बंधन हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का बंधन हो। जितने भी ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में स्टार सीड्स आपको सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, और इवन आउटसाइड ट्विन फ्लेम कम्युनिटी, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल के डिटैच होते हैं। वो अपने परिवार के साथ भी बैठते हैं, वो लोगों के साथ भी उठते बैठते हैं, लेकिन वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। उनको कोई फोर्स नहीं करता अकेले रहने के लिए। हो सकता है उनका भी स्ट्रगल रहा हो, उनको भी हुआ हो, किसी समय में उन्होंने बहुत क्वेश्चन किया हो कि मैं अकेले क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूँ, या नॉर्मल होता क्या है। वो ऐसे सवाल कर सकते हैं अपने आप से या अपनी ज़िंदगी में दूसरों से भी जो उनकी लाइफ में हो इम्पॉर्टेंट। लेकिन धीरे 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 एक टाइम आ जाता है कि उनको खुद ही रियलाइज़ होने लग जाता है कि वो ऐसे ही कंफर्टेबल है। वो जिस चीज़ के लिए रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, वो उन्हें चाहिए ही नहीं होती। और ये तभी होता है जब भाग्य द्वारा, डेस्टिनी द्वारा कोई ऐसी घटना घट जाती है या कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है उनके साथ, जिनकी वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बट उनको अकेले ही रहना पड़ता है। यानी कि कुछ ऐसा हो जाता है उस समय पे कि उनको लगता है कि यही करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो उस वक्त तो ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, उसमें ढल जाते हैं, और जो उनके साथ अन्याय हुआ होता है या जो उनके अंदर एक भावना होती है कि इनजस्टिस की या मेरे साथ गलत हुआ है, उनको समझ में आता है कि अरे ये मेरे साथ गलत नहीं हुआ, एक्चुअली ये तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसे ही मज़ा आ रहा है, ऐसे ही खुशी मिल रही है। मज़ा वर्ड एक्चुअली प्लेजर में चला जाता है, तो उसे कंफ्यूज ना करें, ये सिर्फ मेरा बात करने का कोलोकियल तरीका है। यानी कि आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है और सच्चा सुख मिल रहा है। इसी तरीके से जीवन जीने में आपको ऐसा लग रहा है, आपको या जो भी इससे रेजोनेट कर रहा है कि यार ये तो मैं चाह के भी नहीं शायद कर पाता या कर पाती,
अगर मैं प्लान भी करता अपनी लाइफ को या करती अपनी लाइफ को बहुत ही तरीके से, बहुत ही सोच समझ के, प्लान ऑफ एक्शन के साथ, ऑर्गेनाइज्ड होके, ये करके वो करके, तब भी मैं इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता या कर पाती। तो ये हुआ कैसे? ये तो इसीलिए हुआ ना क्योंकि मैं एक सिचुएशन में चला गया या चली गई और फिर मेरे साथ ये हुआ, और फिर अकेले बैठ के या खुद में समय बिता के जब मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया ज़िंदगी का दूसरों के साथ, अपने साथ या खुद के पास्ट के साथ, तो मुझे समझ में आया कि इस वक्त तो मैं बहुत रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, बहुत पीसफुल हूँ, और एटलीस्ट अपने पे काम करना मुझे पसंद आ रहा है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी अब मैं नहीं करता हूँ या करती हूँ। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप्स में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं। तो स्टार सीड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि उन्होंने भी किया होता है कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन जब वो अपने इस स्टार सीड पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनको ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, देयर इज़ नो नीड ऑफ इट, ये अननेसेसरी चीज़ करने की क्या ज़रूरत है, लेट इट बी, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। फिर वो अपने उस पोटेंशियल में आते हैं जहाँ पे वो जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। जब वो अपने असली पोटेंशियल में आते हैं तभी वो कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं, कोई ना कोई ऐसा ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेते हैं, या कोई ना कोई लाइफ स्टाइल में वो घुस जाते हैं, किसी ना किसी धारा में जुड़ जाते हैं, किसी ना किसी प्रकार का इनर वर्क वो पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों की ज़िंदगी में भी कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने लग जाते हैं। मैं तो कहूँगी कुछ नहीं, काफ़ी हद तक करने लग जाते हैं। कुछ चीज़ें इनमें से तो पैसों से तोली ही नहीं जा सकती। आज ही मैंने कहीं पे कहानी सुनी थी कि किसी के घर में कोई डेथ हो गई थी, और कोई व्यक्ति जो कहानी सुना रहा था वो उस डेथ पे गया था। और मैं ये जो कहानी सुना रही हूँ बहुत कॉमन कहानी है, बाय द वे, आपके साथ भी हुई होगी कभी ना कभी। और उस घर में कोई यंग बच्चे की मृत्यु हो गई थी, यानी कि यंग बोले तो जवान, कुछ मतलब आप कह सकते हो कि 20s to 30s के बीच में कोई रहा होगा, जिसने ज़िंदगी में पैसे कमाए, अर्निंग करी, माता पिता को खुश किया। आप ये कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक लेवल पे उस इंसान ने सब कुछ किया, लेकिन जब तक वो जीवित थे तो वो बार बार यही कहते थे कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, या पैसा 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 मत करो, पैसा क्या है, पैसा ये है, पैसा पैसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो इस तरह की बातें अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को बार बार बोलते थे, लेकिन पेरेंट्स उन्हें बार बार ये कहते थे कि अरे कुछ कर लो ज़िंदगी में, कुछ जोड़ लो, कुछ सेविंग्स कर लो, कुछ खरीद लो, अच्छा रहेगा, भविष्य अच्छा बनेगा, इन दिस एंड दैट। और अब जब उस बच्चे ने, उस लड़के ने जिसकी मृत्यु हो गई, उसने सब कुछ जोड़ लिया था, हो सकता है कोई घर खरीद लिया था, कुछ अच्छी महंगी कार्स खरीद ली थी जो वहाँ पे थी, और वो चला गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, उसने सब कुछ कर लिया जो भी उसके पेरेंट्स उसे बार बार कहते थे। लेकिन अब उसके जो पेरेंट्स थे वहीं पे रो रहे थे और कह रहे थे कि हमें ये सब नहीं चाहिए, वो ये सब जो करके गया हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो हमारा बच्चा चाहिए। बच्चे ने भी कहीं ना कहीं अपना भविष्य नहीं, माता पिता का वो करके चला गया, क्योंकि उसको पता तो नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसके जाने के बाद माता पिता कैसे मैनेज करते, उसने हो सकता है उन चीज़ों का प्रबंध कर दिया, उन चीज़ों को अरेंज कर दिया, लेकिन माता पिता को वो अरेंजमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जो बेसिक्स नीड होती है इंसान की, बेसिक नीड्स जो होती हैं वो तो हम फुलफ़िल कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा किसी से कनेक्शन होता है, रिश्ता होता है, प्रेम होता है, इस प्रकार का कनेक्शन होता है ख़ास तौर से, तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। तो जब ये बात मैंने भी सुनी तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी के वो पल याद आ गए जब कि कोई परिवारजन, कोई प्रियजन, कोई इम्पॉर्टेंट इंसान ज़िंदगी से चला गया, अचानक से मृत्यु हो गई। तो डेथ एक बहुत ही बड़ी रियलिटी है इस संसार की, जिसको कि लोग बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। कोई भी ये बात नहीं सोचता कि हर इंसान के पास बहुत लिमिटेड समय है यहाँ पे, और मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल भी होता है ये। हम कोई जैसे नॉर्मल लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे तो नहीं होते, उनके पास बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, पावर्स होते हैं कि उनको अपने मृत्यु का समय पता हो और वो उसी के हिसाब से अपना शरीर छोड़ें, मृत्यु के समय प्रभु को याद करते रहें, क्योंकि
मृत्यु जब आती है तो वो एकदम से आ जाती है, या फिर किसी किसी केस में बड़ी प्रोलॉन्ग्ड भी आती है। शरीर को बहुत टॉर्चर सहना पड़ता है, बहुत बीमारियों से गुजरना पड़ता है, या फिर एक लेवल का बुढ़ापा आ जाता है जिसमें टोटली वो को डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि ये आदमी तो अब दोबारा बच्चा बन गया है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की लोगों को मतलब डेथ्स आती है। डेथ सबको आती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो इंसान हो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा होने वाला है। तो मेरी फैमिली लाइन में, मेरी जान पहचान में ये बहुत, मैं इसे अपना सौभाग्य कहूँगी, क्योंकि बचपन से मैं ये ऐसी बातें सुनते हुए आ रही हूँ, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मुझ पे। तो मेरी जो परनानी थी वो बहुत पावरफुल थी। ऐसा कहते हैं कि उनके अंदर बहुत सारे मिस्टिकल गिफ्ट्स थे। वो बहुत सी चीज़ें देख सकती थी जो दूसरे लोग नहीं देख सकते थे या दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। मैं अपनी मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर की बात कर रही हूँ इस वक्त। तो उन्होंने अपनी मृत्यु का समय पहले से ही बता दिया था, और ये नहीं कि सिर्फ बताया था बल्कि एक तरीके का पार्टी उन्होंने थ्रो की थी, उत्सव मनाया था, सबको बंटवारा किया था। उस टाइम पे रात भर उन्होंने भजन कीर्तन करे थे, नाच गाना किया था, मतलब कि भजन वाले स्टाइल में, रिलीजियस धार्मिक वे में। और बहुत सारे पंडितों को बुलाया था, और जो उनकी अपनी क्रियाएं होती जैसे कि जिसे कहते हैं 10 दान वैतरणी, वो उन्होंने अपनी खुद करी थी कि मैं ही अपना करके जाऊंगी। तो ये बातें मैं बचपन से सुन रही हूँ उनके बारे में, तो मेरे ऊपर इस बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ बातों को जानते हैं, कुछ बातों को समझते हैं। ऐसा भी मुझे बताया गया है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन मेरी मदर ने देखा अपनी आंखों से, कि उनके सारे दांत टूट गए थे और फिर वो सबके सब वापस आ गए थे। जी हाँ, ये सुन के मैं भी बहुत शॉक हो गई थी कि आज की डेट में अगर ये हुआ होता तो शायद उनके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते। और वो बहुत डेयरिंग लेडी थी। उन्होंने अपने 3 बच्चों को अकेले पाला था क्योंकि उनके पति की डाकुओं ने हत्या कर दी थी। 3 डाकू थे, उस ज़माने में डाकू होते थे, पहाड़ी इलाके में डाकू आते थे और ये बड़ा कॉमन होता था तब, लूटपाट मचा के चले जाते थे। तो जब उनके हस्बैंड की हत्या की गई थी तो जिस खुखरी से या जिस वेपन से की गई थी, वही वेपन उन्होंने डाकुओं के हाथों से छीन के उन तीनों डाकुओं को वहीं पे ढेर कर दिया था, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया था वहीं पे ही। फिर नेपाल के जो राजा थे उस समय के, उन्होंने उनको विजिट किया था, स्पेशली उनको अवार्ड दिया था, और वो अवार्ड भी उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, ये बोल के कि भाई इस मेडल से या इस अवार्ड से जो मेरे पति चले गए वो वापस मुझे नहीं मिलेंगे। तो पूरा जीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य किया उसके बाद, और उससे पहले भी सिर्फ पति के साथ ही उनका जो भी था रिलेशनशिप था। फिर तीनों बच्चों को अकेले पाला। जिस वक्त ये हुआ था तब वो प्रेग्नेंट थी इनफैक्ट अपने 3rd चाइल्ड से। उनमें से जो एक चाइल्ड थे जो मेरे नाना थे, उनमें से एक मेरे नाना के ब्रदर थे जो कि स्पेशल चाइल्ड थे, उनको सुनाई नहीं देता था, वो डेफ एंड डम थे, वो ना बोल पाते थे ना सुन पाते थे। एक ऐसे बच्चे को पैदा किया। और तीसरे थे मेरे एक नाना जो सन्यासी बन गए थे बचपन में ही। उनके पास भी ये गिफ्ट था क्योंकि उन्होंने भी बहुत बचपन में बनारस में जाके संन्यास ले लिया था और वो साधु बन गए थे। पूरा जीवन उन्होंने वही किया, तपस्या करी, उन्होंने पूजा पाठ किया। और मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं उनसे मिली थी। वो पूरे ऑरेंज कपड़े पहनते थे, उनके पास ढेरों रुद्राक्ष थे, ढेरों रुद्राक्ष की माला थी। तो उन्होंने भी अपना शरीर इसी तरीके से त्याग कर दिया था। तो ये दूसरे व्यक्ति। और तीसरे व्यक्ति मेरे खुद के मास्टर, मेरे खुद के गुरु, जिनको भी मैंने अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, जिनका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और आज जो भी ये डाउनलोड्स मिल रहे हैं आप सबको, जितना भी ये ट्विन फ्लेम की इनर वर्क है, थेरेपीज़ हैं, ऑफ कोर्स उनके बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। उनके ग्रेस के बिना, उनकी गुरु कृपा के बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है। तो उन्होंने भी जाने से पहले अपना बता दिया था कुछ लोगों को। ये नहीं बोला था कि मैं जाने वाला हूँ, बस कहा था कि एक लेटर है, जब भी मैं जाऊँ शरीर छोड़ के तो आप ये लेटर खोल के पढ़ना, इसमें जो विधि बताई गई है उसी विधि को फॉलो करना। और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तो मेरे साथ, जबकि मैं दूसरे स्टेट में थी उस वक्त, वो किसी और स्टेट में थे, उनका मेरा कनेक्शन बचपन से ही बहुत ब्यूटीफुल था। मतलब वो मेरे सब कुछ ही हैं, आप ये कह सकते हो। तो उनका
उस वक्त शरीर छोड़ते वक्त एक बहुत ही मिस्टिकल घटना घटी थी, जिसको मैं अभी इस चैनलिंग में नहीं शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन वो घटना से भी मुझे समझ में आ गया था कि वो भी ये जानते थे। तो ये 3 लोग तो मेरी आंखों के सामने ही हैं, जिनमें से दो को मैंने देखा है बचपन में, जिनसे मैं मिली हूँ, जिनके बारे में मुझे क्लियरली पता है, और एक को मैं नहीं जानती थी, मैंने उन्हें नहीं देखा। लेकिन जिन्होंने उनको देखा है वो जो भी मुझे बता रहे हैं वो ऑथेंटिक ही बता रहे हैं। वो मेरी मदर हैं या बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरी नानी हो गई, उन सब ने तो उनको देखा, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, तो वो उनकी इन क्वालिटीज़ के बारे में, इन एबिलिटीज़ के बारे में जानती थी। तो ये वो लोग हैं जो कि एक ऐसी रेल्म से जुड़े हुए थे जो कि दूसरों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए इनविजिबल है। लेकिन जब मैंने अपना ये रिसर्च किया, जब मैंने ये स्टडीज़ करी हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि जो लोग इनर वर्क करते हैं उन लोगों में एक अलग तरह की इंट्यूटिव एनर्जी होती है। यानी कि जो ट्विन फ्लेम, स्टार सीड्स और लाइट वर्कर्स जिनको मैं केटर करती हूँ, जिनके साथ मैं थेरेपीज़ करती हूँ, मैंने भी खुद देखा कि वो भी जब मेरे पास आते हैं तो इंट्यूशन के थ्रू ही आते हैं। ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैं कोई मार्केटिंग नहीं करती, कोई मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, कहीं पे भी इसके बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं है। जो भी है बस कहीं कहीं पे मैं कंटेंट शेयर कर देती हूँ, और अपने आप ही जो वाइब्रेशनल मैचेस होते हैं वो अपने आप ही उसको ढूंढ के कैसे भी मुझ तक पहुँचते हैं। और वो जो समय होता है वो डिवाइन टाइमिंग होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो इतना मुझे इतने सालों में समझ में आ गया कि इंट्यूशन एक बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है जो कुछ कुछ लोगों के पास डेफिनेटली होता है। लेकिन कई लोग इस इंट्यूशन पे वर्क नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और वो कभी प्रोपेल नहीं होता, वो कभी प्रोग्रेस नहीं होता, वो कभी बढ़ता नहीं है ज़िंदगी में, वो उतना का उतना ही रह जाता है। और वो बेसिक ज़िंदगी में काम आता है बस, जो कि नॉर्मल चीज़ें होती हैं, मैनिफेस्टेशन में काम आ जाता है उनको, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आ जाता है। मुझे भी ऐसे होता था कि काफ़ी सारे विजन्स आते थे, ऐसा लगता था कि मैं सपना देख रही हूँ, मैंने कोई चीज़ मांगी, मान लो कि कोई जॉब है जो मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल ये हुआ था रियल में कि मुझे मेरे मन में आया कि मुझे एक ट्रेनर बनना है किसी भी तरह। उस वक्त मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं स्टिल 3rd ईयर में थी, लेकिन मैं काम बहुत बचपन की एज से कर रही हूँ। तो मैंने इमेजिन किया था, या मुझे नहीं पता, अब तो मैंने इस पे चैनलिंग भी बनाई है, आप इंग्लिश चैनल पे भी जाके दे सकते हो, इंट्यूशन और इमेजिनेशन ऐसे करके कुछ होगा। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने एक चीज़ विश करी कि मुझे ये जॉब चाहिए, और कोई सोर्स नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई वे नहीं था। स्पेशली इसलिए भी क्योंकि वो कंपनी जो थी वो अंडर ग्रेजुएट्स को हायर ही नहीं करती थी ट्रेनर की पोजीशन के लिए, और मैं उस टाइम पे यंग तो थी बट अंडर ग्रेजुएट 3rd ईयर पे थी, तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। लेकिन मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मुझे ट्रेनर बनना है, बस कैसे भी बनना है, मतलब बनना है, कैसे भी बनना है भी नहीं पता था। उसके बाद मुझे एक ड्रीम आया, आई थिंक उसके 1-2 दिन में ही या उसी रात को आया था, बट उसी टाइम आया था जब मेरे अंदर वो तीव्र इच्छा जगी थी। और ड्रीम में मैंने देखा कि मैं किसी पार्टी में हूँ। अब हमारी जो कंपनी थी उसमें कुछ लोग काम करते थे जो एक सर्टेन प्रोसेस के साथ जुड़े हुए थे। उस पार्टी में मैंने उन दोनों लोगों को देखा, उनमें से दोनों, एक फॉरेनर था और एक भी कोई फॉरेन ओरिजिन की थी, बट वो उनकी असिस्टेंट थी या को ट्रेनर थी, कुछ इस तरीके का। तो एक क्लाइंट था और एक वो था। उनको मैंने अपनी कंपनी में घूमते फिरते देखा था उस वक्त जिस प्रेजेंट कंपनी में मैं थी। तो मैंने उन लोगों को अपने ड्रीम में देखा, और मैंने ड्रीम में देखा कि मैं उनके साथ पार्टी कर रही हूँ और वो मुझसे बात कर रहे हैं हंस हंस के। तो मुझे ये चीज़, और पार्टी की मैंने जगह देखी, वो एक जो भी एम्बियंस था, और उसमें भी एक डिमोनिक प्रेजेंस भी मैंने देखी थी, बट उस पर भी मैं फिर कभी बात करूंगी। लेकिन जब मैंने वो ड्रीम देखा तो मैंने बोला कि यार ये कैसा अजीब सा ड्रीम था, ये दोनों तो मेरी इस कंपनी में आते हैं, किसी और प्रोसेस में क्लाइंट्स हैं, ये मेरे साथ किसी पार्टी में क्या कर रहे हैं। तो वो भी इतनी भीड़ थी उस पार्टी में, काफ़ी सारे लोग थे, और मुझे अभी भी याद है कि मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था सपने में, विजन में, और मेरी एक आंख पे बाल गिरे हुए थे। अब आप सोच सुन के हैरान हो जाओगे जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन के बाद ही ये ड्रीम देखने के मुझे किसी ने बताया कि ये ऐसे कंपनी है, उसमें इन लोगों ने जॉब एप्लीकेशन निकाली है, ट्रेनर का पोजीशन है, और तुम उस पर अप्लाई कर सकती हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर
गोइंग टू कंसिडर समवन हु इज़ नॉट अ ग्रेजुएट येट, लेकिन जो थर्ड ईयर पे है, जिसके एग्ज़ाम्स या तो होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स दे चुका है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा कैसे? उन्होंने बोला पता नहीं, वो कोई एक्सेप्शन कर रहे हैं इस बारी, उनको लग रहा है कि ट्राई करके देखते, क्या पता कोई अच्छा इंसान हमें मिल जाए इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इमीडिएटली अप्लाई कर दिया और उसके बाद मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, जो कि बहुत ही मैजिकल वे में हुआ था। इवन जो हायरिंग थी वो बड़ी मैजिकल थी, यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे, इतना अच्छा मेरा इंटरव्यू किया था। उसके साथ भी पूरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना जुड़ी है कि कैसे जब कुछ होना होता है तो वो ज़रूर होता है, तब कोई और चीज़ मायने नहीं रखती। और उसके बाद जब वो जॉब ऑफ़र लेके मैं घर आई तो मुझे आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो गया, मुझे आई फ्लू हो गया। तो जब मैंने वो जॉब ज्वाइन करी तो मैं अपने आंखों में चश्मा लगा के गई थी वहाँ पे, पहले ही दिन जब मैं गई थी। और उसके बाद मुझे पता चला कि जिस प्रोसेस के लिए मुझे हायर किया है, या जिस प्रोसेस को मैं सबसे ज़्यादा केटर करूँगी, उस प्रोसेस के जो ओनर्स हैं वो वही दो लोग हैं जो मेरे ड्रीम में थे। और वो मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको एक पार्टी कर रहे हैं अगले 2-3 दिन में, इसी वीकेंड पे इनफैक्ट, और क्योंकि आप हमारे प्रोसेस की होने वाली ट्रेनर हो तो आप ज़रूर उस पार्टी में आना, वहाँ पे बातें करेंगे, थोड़ी देर मीट एंड ग्रीट करेंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया कि अभी तो मेरी आंखों का ये हाल है, तो पार्टी में जाने तक मेरी आंखें तो कैसी होंगी, ठीक होंगी या नहीं। और फिर मैंने देखा कि मेरी एक आंख तो बिल्कुल हील हो गई थी, बट दूसरी आंख जो थी वो मेरी थोड़ी सी हील नहीं हुई थी। तो मैंने इसका एक वे निकाला, मैंने जाके एक हेयर कट करवाया जिसमें कि फ्लिक्स जो थी वो मेरी एक साइड पे आंखों की तरफ गिर रही थी। और मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली मैं पार्टी में चली गई। वहाँ पे जाने के बाद जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो वो सारा का सारा सीन जो मैंने विजन में देखा था वो पूरा का पूरा रिप्ले हो गया। मैंने देखा, मैंने वही ब्लैक ड्रेस पहनी है, मैं उसी स्पॉट पे खड़ी हूँ, मेरी आंखों पे वो बाल गिरे हुए हैं और मेरे सामने वो दोनों लोग हंस रहे हैं मुझे देख के, सामने वो डांस कर रहे हैं, आगे पीछे बहुत लोग हैं। और फिर वो जो डिमोनिक प्रेजेंस मैंने फील की थी वो मेरे आई थिंक सो लेफ्ट हैंड साइड पे थी मोस्ट प्रॉबेबली। फिर वो डिमोनिक प्रेजेंस जो थी वो मुझे बाद में 6-7 मंथ्स के बाद रियलाइज हुई कि ये थी वो डिमोनिक प्रेजेंस। तो जब मैंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी उस दिन, जब मेरे साथ वो घटना घटी, तो यहाँ पे भी मेरी लाइफ में एक चेंज आया था। इससे पहले भी कुछ घटनाएं घटी थी ऑफ कोर्स, जो कि बहुत बियॉन्ड इमेजिनेशन थी, और उस टाइम मैं उनको डेजावू समझती थी। लेकिन ये डेजावू से भी बढ़ के था, क्योंकि इसमें एक विजन था, इसमें एक इम्पॉसिबल चीज़ हुई थी, इसमें एक एक ड्रीम सीक्वेंस था जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसा भी था। और वो जो घटना घटी थी उसके बाद मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ होने लगा कि अलग अलग तरह की एनर्जीज इस पृथ्वी पे हैं, जो कि हम इंसान हैं तो हम हर चीज़ को एज अ इंसान ही देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि जिसमें कि किसी ना किसी प्रेजेंस का महसूस होता है इंसान को, कोई एंटिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। और धीरे धीरे अगले 6 महीनों में वो चीज़ें और मुझे रिवील होती गई। जो ये मैं बात बता रही, सोचो उस टाइम मैं खुद अंडर ग्रेजुएट थी और मेरा ड्रीम तो ऑफकोर्स फुलफिल हुआ, जो मटीरियलिस्टिक ड्रीम था वो पूरा हुआ, लेकिन उसके साथ बहुत सी एसोटेरिक चीज़ें भी हुई, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हुई जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद एक फेज़ आया जब मैं बहुत डिप्रेशन में गई, बहुत दुखी हुई, बहुत ज़्यादा बीमार भी हुई। बीमार एज इन पड़ी तो नहीं रही बिस्तर पे, लेकिन जो कहते हैं ना एक डार्क नाइट का फेज़ आता है। अच्छा, उस समय मुझे डार्क नाइट और इसके बारे में ये टर्मिनोलॉजीज़ नहीं पता थी, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि ये हो रहा है मेरे साथ और इसमें ये घटना घटेगी। और मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर देवी देवताओं का वो होता है, चैनलिंग होती है। अब वो उसे चैनलिंग नहीं कहते, क्योंकि वो जब देवी देवता उनकी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे कि नॉर्मल लोग करते हैं। तो उनको भी दिखाने बहुत लोग आते हैं,
उनसे भी। तो ये मेरी फैमिली में ये चल रहा है, जनरेशन अपॉन जनरेशन अपॉन जनरेशन, दोनों तरफ से चल रहा है। पैटर्नल साइड से भी कुछ चीज़ें और मैटरनल साइड से भी कुछ चीज़ें। पैटर्नल से भी कुछ चीज़ें मिली और मैटरनल से भी कुछ चीज़ें मिली, दुख और सुख दोनों, गिफ्ट्स और कर्सेस दोनों। तो मैंने अपना ये एग्जाम्पल आपको क्यों दिया, एक ये वाला और एक किसी और व्यक्ति का मैंने जो एग्जाम्पल दिया, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है उस समय हो सकता है हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन कालांतर में जाके, आगे जाके जब वो कल्मिनेट होता है पूरी तरीके से, तब हमें समझ में आता है कि इसका मतलब ये है। और ऐसा भी कहते हैं कि मृत्यु के समय में तो सारा का सारा कल्मिनेशन होता है, कि पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आपको एक मूवी की तरह दिखाई देती है। तो मृत्यु तक वेट ही क्यों करना है कि एकदम अनप्रिडिक्टेबल वे में आप जा रहे हो और आपको फिर वापस आपका ये जो शरीर रूपी घर है, फिर आपको एक और घर आपको मिल जाता है बिना चीज़ों को समझे, बिना किसी चीज़ को जाने। क्योंकि जो मास्टर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। बिना गुरु के आपको शरणागति का कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आपने बहुत आगे भी आप चले गए इनर वर्क करके आप वैकुंठ भी चले गए, वैकुंठ भी एक डायमेंशन है। तो कुछ लोग इसे मृत्यु के बाद प्राप्त करते हैं और कुछ लोग इसे जीते जी प्राप्त कर लेते हैं। वैकुंठ वो डायमेंशन है, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल डायमेंशन है ये, जिसमें कि कोई फ्रस्ट्रेशन ही नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। जो हो रहा है सब मस्त हो रहा है, जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, जो हो रहा है बिंदास हो रहा है, सब कुछ भगवान जी कर रहे हैं। और जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गीता में भी यही लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये है वैकुंठ की डायमेंशन। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको वैकुंठ से भी धक्के मार दिए जाते हैं, कि वैकुंठ में भी आप पहुंच तो गए हो वैकुंठ में, लेकिन आप वहाँ रह नहीं सकते ज़्यादा देर। फिर वापस आप फ्रस्ट्रेटेड दुनिया में, फिर से आप वापस यहाँ वहाँ इस तरीके से भटक रहे हो। तो ये सारे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनमें से एक आप भी हो। अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो आपने बहुत दफ़े क्वेश्चन किया होगा अपनी लाइफ को और बहुत दफ़े बोला होगा, वो चाहे आपने शुरू में जो मैंने बताया प्रोग्रामिंग की वजह से किया है, रोना धोना कोसना सर पीटना, और या फिर आपकी किस्मत ऐसी रही हो या आपके कर्मा ऐसे रहे हो, जो भी कारण है। कर्मा भी आपको ऐसे तो नहीं मिला है। कर्मा में भी दो ऑप्शन है, या तो आप उसे भोक्ता भाव से देखो या उसे दृष्टा भाव से देखो। अगर आप भोक्ता भाव से देखोगे तो आप वैसे ही तड़पते रहोगे। आप उसे ऑब्जर्वर की नज़र से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो फिर आप एकदम चिल हो जाओगे। और मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें ना हंसते हंसते नहीं होती हैं। सबसे इंसान का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, सबसे ज़्यादा वो तभी सीखता है जब वो किसी बड़ी मुसीबत में होता है, किसी बड़ी पेन में होता है, बड़े पेन में होता है, या कोई ऐसी टेंशन में वो फंस जाता है, घिर जाता है, तब उसका रियल कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, तब उसका स्पिरिचुअल असेंशन होता है। ये चैनलिंग उन सभी लोगों के लिए है जो कि इतने अवेयर हो चुके हैं। हो सकता है पहले वो इतने अवेयर ना रहे हों, पूरे 2-2 दिन निकल जाते हो, 2-2 3-3 घंटे निकल गए, 4-5 घंटे निकल गए नेगेटिविटी में बैठे बैठे, और अचानक से फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो एक नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट है। लेकिन जो भी है, अब आप एटलीस्ट इतने अवेयर हो कि मान लो आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो और आप वही पुराना पैटर्न कर रहे हो, अपना पुराना रिएक्शन दे रहे हो कि आप गुस्सा हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, भगवान को कोस रहे हो, या ऐसा फील कर रहे हो कि आप यूज़लेस हो, वर्थलेस हो, या फिर आपके साथ तो ये होता ही है, आपकी तो किस्मत ही ख़राब है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बस पड़े हुए हो बिस्तर पे, निकल ही नहीं रहे हो। ऐसे में अचानक से जब आपको रियलाइज़ होने लग जाता है कि मैं यहाँ पे एक अलग वे में बिहेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मतलब कि चॉइस मेरे हाथ में है। यहाँ पे मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी की जो बैड हैबिट्स हैं, मेंटल हैबिट्स हैं, मेंटल पैटर्न्स हैं, उनको कंटिन्यू कर सकता हूँ और फिर वही सब चलता रहेगा काफ़ी दिनों तक या कुछ देर तक। या फिर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ओके लेट इट गो। तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि एक तो होता है कि अपने मेंटल पैटर्न को चेंज करना, खुद को कुछ पॉजिटिव बोलना, खुद को कुछ अच्छा बोलना, खुद को अपलिफ्ट करना, खुद को सांत्वना देना। और उससे भी बढ़िया होता है, उससे भी बेहतर होता है जब आप
इस टाइम पे सरेंडर कर देते हो सोर्स को, जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि सबसे बड़ी जो एनर्जी है वो सुप्रीम एनर्जी ही है, वही सबसे पावरफुल है, और उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप है जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, और उसी रिलेशनशिप को निभाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, और वो जब डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती है, तो वो हमें दूर ले जाती है सुप्रीम एनर्जी से, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमारे मास्टर से, अच्छी चीज़ों से। मैं तो कहती हूँ अगर आप रिलैक्स रहते हो हर सिचुएशन में, तो आप एक्चुअली में भगवान से कनेक्टेड हो, आप बहुत लकी हो। तो जो भी हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, जब आप ये सोचते हो ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है सरेंडर करना। और ये जब आप बोलते हो कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसमें एक फेथ की भावना भी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ कहने के लिए कह दिया। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बहुत सफ़र कर रहे हैं, जो बहुत मिजरेबल है, लेकिन उनमें कोई फेथ नहीं है, उनको भगवान का कुछ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सुप्रीम एनर्जी क्या होती है। वो अपनी मटीरियलिस्टिक बातों में और अपनी मटीरियलिस्टिक सांसारिक चीज़ों में इतने फंसे हुए हैं कि उनको लगता है कि यही सब कुछ है, यही टोटल सत्य है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अगर आप ये भी बोलो ना कि ठीक है आई विल हेल्प यू आउट, या फिर ये चीज़ ऐसे हो सकती है, या उस नेगेटिविटी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस नेगेटिविटी में घुसने से कुछ भी नहीं होगा, पर वो नहीं समझते हैं, वो अपने ही हाथ पैर मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। वो कोई सिंक्रोनिसिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उन्हें कोई साइंस नहीं दिखते। सिंक्रोनिसिटी क्या होती है? सिंक्रोनिसिटी होती है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और वो चीज़ हो जाए। जैसे जब मैंने आपको ये बताया जॉब वाला कि मुझे एक ट्रेनर की पोजीशन पे जाना था, और मेरे रात को सपने में वो चीज़ आई। सपने में ये नहीं आया कि तुम ट्रेनर बन गई हो, सपने में बस एक सीन दिखाया, उसके बाद बस एक वो सरेंडर था। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये भी कह रही हूँ कि उस वक्त मैं इस तरह की बातें नहीं करती थी। ये बातें तो पिछले 10-12 सालों में ही मुझे क्लियरली एज अ साइंस मैंने बोलना शुरू किया। उससे पहले तो ये चीज़ें मुझ तक ही रहती थी। मैं बहुत सी चीज़ें कर चुकी हूँ लाइफ में, और इसी वजह से मुझे बहुत तरीके के लोग मिले हैं, बहुत अलग अलग फील्ड के लोग मिले हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि कई दफ़े ऐसा होता है कि आपको जो लोग मिलते हैं उनके पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत सक्सेस भी होता है, बहुत फेम भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर कोई खुशी है या हैप्पीनेस है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, उनको अपनी ईगो पे ज़्यादा भरोसा होता है और उनके अंदर फेथ नहीं होता। तो जब वो कई बार कहते भी ना कि गॉड ने मुझे ये चीज़ दी, जैसे कि मैं एक पॉप स्टार का इंटरव्यू देख रही थी। वो पॉप स्टार जो है वो बहुत ही सिडक्टिव डांस करती है, और बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर जो भी उसकी मूवमेंट्स होती है बहुत वल्गर होती हैं, लेकिन इस तरह की कला को भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो उसकी वल्गैरिटी के भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो उसकी वल्गैरिटी को, या जैसे आजकल तो आप देखिए हर जगह पे ही कितने सारे पॉर्न स्टार्स हैं। आप बड़े बड़े पॉर्न स्टार्स के नाम अगर सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो आप शॉक में आ जाओगे कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं। उनके 30-30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतने फॉलोअर्स तो उनके नहीं हैं जो बेचारे भगवान से जुड़े हैं, भगवान की बातें करते हैं, अच्छाई के मार्ग पे हैं या कुछ बढ़िया कर रहे हैं। तो ये फॉलोवर बनाना ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ईगो मसाज होती है। पर मैं ये भी नहीं कहती कि ये 100% गलत है, कि अच्छे लोगों के भी होते हैं और इस तरह के लोगों के भी होते हैं। लेकिन जो फेथ वाले लोग होते हैं वो जो भी करते हैं ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं नॉट ओनली सुप्रीम के तरफ सरेंडर्ड होते हैं, बट वो आगे उस चीज़ को फैलाते भी है, दूसरों तक उस चीज़ को ले जाते हैं, ताकि लोग भी उस फेथ को, उस शांति को महसूस कर सकें। कई दफ़े ऐसे लोगों को भगवान जानबूझ के मटीरियलिस्टिकली बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, या फिर ऐसा आभास होता है कि ये मटीरियलिस्टिकली बहुत स्ट्रांग है। कुछ पता नहीं कि उसने कभी अपनी जेब में 1 रुपया नहीं जोड़ा, कुछ पता नहीं कि उसकी कोई लेगेसी नहीं है, उसके कोई बीवी बच्चे नहीं जिसको वो दे सके आगे जाके, कुछ पता नहीं कि वो कितना सिंपल इंसान है, लेकिन उसकी अचीवमेंट्स को लोग देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये मटीरियलिस्टिकली बहुत साउंड होगा। बट हो सकता है उसकी जो अचीवमेंट है वो एक स्पिरिचुअल अचीवमेंट है, उस व्यक्ति के अंदर दैविक ऊर्जा है, उस बंदे के अंदर या उस बंदी के अंदर डिवाइन एनर्जी है। वो डिवाइन के साथ इतने कनेक्टेड होते हैं ऐसे लोग
कि उनको कुछ और नहीं चाहिए होता, ठीक है। लेकिन जो मैं एग्जांपल दे रही थी आपको, इस लड़की ने जब ये स्टेज पर आई, इसे कोई अवार्ड मिला, कोई बहुत बड़ा अवार्ड, तो इसने बोला कि आई वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर इट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गॉड ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने बॉडी को वल्गैरिटी और बच्चों को सेड्यूस कर रहे हो। बच्चे ही तो सेड्यूस हो रहे हैं ना, मतलब क्या हो रहा है, ये सब बच्चों के साथ ही हो रहा है, टीन्स के साथ ही हो रहा है, या आप लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हो। आप अपनी बॉडी को इस तरीके से, डांस मूवमेंट्स भी उसकी इतनी वल्गर कर रहे हो, इतनी चीप कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि थैंक यू गॉड फॉर दिस, भगवान जी ने मुझे ये मुकाम दिया है। तो डांस करो, हमारे भोलेनाथ डांस करते हैं, हमारे सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस डांस करते हैं, बच्चे नाचते हैं, बूढ़े नाचते हैं, महिलाएं नाचती हैं। लेकिन अपने शरीर को इस तरीके से यूज़ करना, एक पोर्नोग्राफिक स्टाइल में यूज़ करना, उसी तरीके की चीज़ को स्प्रेड करना, और फिर एंड में कह देना कि थैंक यू गॉड, आप ना होते तो आज मेरे को ये मुकाम नहीं मिलता, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है जो कई लोग करते हैं। तो फेथ ज़रूरी नहीं है, कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें फेथ है, पर फेथ उन्हें अपनी फिजिकल आइडेंटिटी पे ही होता है, फेथ उन्हें अपने ईगो पे ही होता है। वो ईगो की ही दाल रोटी खा रहे होते हैं, और ईगो से ही उनका सब चल रहा होता है घर संसार पर, वो नाम भगवान का लेते हैं। तो वो लोग भी कभी खुश नहीं होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है, पेन होता है। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। आजकल तो ये एक ट्रेंड बन गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कुछ स्पिरिचुअल काम करते हैं या फिर कुछ सोशल वर्क करते हैं, उसमें 4 बार वो राधे राधे बोलेंगे, 5 बार वो राम राम बोलेंगे, 6 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे, हर बात पे बोलेंगे कि प्रभु मेरे लिए ऐसा करते हैं, प्रभु ने मेरे को ये दिया है। पर वो कर अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे होते हैं, मसाज वो अपना ईगो ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो घूम फिर के आपको बता ही देंगे कि फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपनी तारीफ से, या मतलब कि अपने आप को ही वो उसमें बहुत प्राइम मानते हैं। ये चीज़ें जो होती है, इसका जो डिफरेंस होता है वो एक थिन लाइन की तरह है, जैसे कि हिंसा और अहिंसा का डिफरेंस है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से लव और लस्ट के बीच में एक थिन लाइन है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो इनर वर्क की वजह से हम ये जो फेथ होता है, एक होता है फेथ भगवान पे और एक होता है फेथ ईगो पे। वो जो भगवान वाला फेथ आता है ना, वो तभी आता है जब आप कहते हो कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सब सही है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, और क्रेडिट आप उनको दे देते हो। जब तक आप उनको सब कुछ सौंपोगे नहीं, तब तक एक और प्रॉब्लम आती है, और वो है कर्मा की। जो कर्मा है वो आपका डेवलप होता रहेगा, और आपके कर्म संस्कार बनते जाएंगे, और फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही, चाहे वो गुड हो या बैड हो, गुड और बैड। लेकिन जब आप उसी चीज़ को सरेंडर कर देते हो, सारा का सारा आप डूअरशिप प्रभु को दे देते हो, सारी की सारी डूअरशिप सोर्स को दे देते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए जितनी भी बुरी घटनाएं उनके साथ घटी हैं, उनको सेपरेशन मिला है, उनको धोखा मिला है, उनको बुरे लोग मिले हैं, या उनके साथ कोई क्राइसिस हो रही, कुछ भी हो रहा है, इवन अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनको फेस करने को पड़ रही है, तो उस टाइम पे अगर आप इंस्टेंटली अपने आप को शिफ्ट करना चाहते हो, तो ये मान के चलो कि ये जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। इवन सर दर्द भी हो रहा है ना, तो ये अच्छा ही हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है ना, तो ये अच्छा ही हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट जोन में चले जाओगे उसके बाद ही, क्योंकि आपको वो सारे विजन्स दिखने लग जाएंगे, और आपको वो सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी जिसमें कि आपको बार बार ये क्वेश्चन आएगा कि या ये भी अच्छा है, क्या ये भी अच्छा है, क्या ये भी अच्छा है, तुम्हें लगता है ये भी अच्छा है। तो आपको हर बात पे बोलना है हाँ, क्योंकि आज आपको नहीं पता, लेकिन कालांतर में जाके आपको पता चलेगा। यानी कि आज अगर आप ये चीज़ मान के ही चलोगे ना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको बाद में मिलेगा, उस वक्त तो नहीं मिलेगा, इंस्टेंटली तो नहीं मिलेगा। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चीज़ नहीं है, ये चीज़ है सब्र की, ये चीज़ है ये सोचने की कि वट एवर इज़ गोना हैपन, इट्स फॉर माई बेस्ट, एंड आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव, आई हैव फेथ कि जो भी हो रहा है ये मेरे बेहतरी के लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है। और जब आप उसमें बिलीव करते हो, जब आप उस पर 100% आप सब कुछ छोड़ देते हो, तब आपको फिर वो अनुभूति होती है, और उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हो सकता है एक ही दिन में आपको 4 बार वो क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ये सही है, तुम्हें लगता है ये सही है, ये आपकी ईगो बोल रही है।
ये आपका जो कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि शैतान जो होता है, क्रिश्चियनिटी में लोग कहते हैं, इवन ये भाषा जो है वो इस्लामिक में भी यूज़ होती है कि शैतान जो है आपके कान में बोलता है, आपके कान में आके फुसफुसाता है, नेगेटिव बातें कहता है। और इंग्लिश में भी मैंने सुना है जो डिमोनिक कहते हैं कि जो डीमंस होते हैं वो आपके कान में आके आपको कंफ्यूज करते हैं, आपके कान में कैसी बातें करते हैं। तो उस टाइम पे आपको बहुत अवेयर रहना है कि ये जो भी बात मेरे को सुनने को मिल रही है, क्या ये सही है या ये इल्यूजन है, या ये माया का जाल है, ये माया है, ये सिर्फ माया है। तब आपको बार बार यही अपने आप से कहना है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, एंड आई हैव फुल फेथ इन गॉड एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, स्पेशली आप लोग ये बात कह सकते हो, आप अपनी अनुभूति से बता सकते हो, इसीलिए आप ये कंटेंट को सुन रहे हो। इतनी देर तक अगर आपने ये कंटेंट सुन लिया ना, तो आप नॉर्मल श्रेणी में आ ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल लोग कहाँ इतना सुन पाएंगे ये सारी बातें। वो तो कहेंगे नहीं यार ये सब मेरे मतलब का नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो यानी कि आपके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं कि जब वो हो रही थी तो वो नेगेटिव लगती थी, लेकिन आज की डेट में आपको ये रियलाइज़ होता है कि इससे बढ़िया तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। अगर आपने इस चीज़ को 2 से 3 बार भी अनुभव किया है तो ये डाउनलोड आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो इसी नोट पे मैं यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग करनी है, पर्सनल सेशन करने हैं, थेरेपी करनी है, जो भी करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। आप मेरी बुक खरीद सकते हो जिसका नाम है इन द नेम ऑफ लव। ये सिर्फ किंडल पे अवेलेबल है, क्योंकि किंडल पे ही इसका लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है, वहीं पे लीजिएगा। और उसके अलावा आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो पेट्रियन पे, क्योंकि हम जो ये भी कंटेंट बनाते हैं ना, तो हमें इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट एज सच होता नहीं है। ये बहुत ही वैसा है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको मोनेटाइज हो भी जाता है कई लोगों का, लेकिन कुछ ऐसा बेनिफिट ऐसा आता नहीं है। तो हाँ, आप अपना सपोर्ट भी शो कर सकते हो पेट्रियन बन के। अगर आप हिंदी चैनल पे हैं तो आप सुपर थैंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यही बोलूँगी, अपनी इनर वर्क जर्नी को कंटिन्यू रखिए, ये ही आपको सबसे ज़्यादा रियल ग्रेटिफिकेशन देने वाली है। बिकॉज एक्सटर्नल रियलिटी में आप जितना भी ट्राई मार लो, हाथ पैर मार लो, वो चेंज नहीं होता। वो सिर्फ एक माया का प्रभाव होता है लोगों पे, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके अंतर्गत जो चलते हैं उनको ऐसा लगता है कि बाहरी रूप से मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगी, तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, होता सब कुछ आपके अंदर ही है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम। जय जय राम।